हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं साइंस का दूसरा मॉडल पेपर लेकर आया हूं और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। और हर हाल में आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए, यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर होने वाला है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर का लिखा है कि बेकिंग सोडा गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न करता है। यानी बेकिंग सोडा को अगर गर्म किया जाए तो उस समय कौन सा गैस उत्पन्न होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑप्शन लगाने से पहले सबसे पहले हम देखें कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या मिल सकता है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। और बेकिंग सोडा को जब हम गर्म कर रहे होते हैं बाबू, तो 2 मोल लेते हैं बेकिंग सोडा का और गर्म करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो इसका रिएक्शन है इसमें बनता है Na2CO3 H2O और CO2। ध्यान दीजिएगा, NaHCO3 जो है, ये रिएक्शन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, 2 बार ही लिख रहा हूँ, कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ। NaHCO3 ही है, तरीका बदला है आपको समझाने के लिए। यहाँ देखिएगा, ये वाला H फिर ये H एक O से मिले तो क्या बनेगा, H2O, और एक H2O बना, उसके साथ साथ ये CO2 फ्री हो गया और बच क्या रहा है, Na2CO3। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि गैस कौन सा उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से गैस हमें कौन सा मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा सही होगा, सी वाला, कि जब बेकिंग सोडा को हम गर्म करते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इसमें यह भी पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और क्या क्या उत्पाद बनते हैं, तो आप उसमें याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वो दूसरा क्वेश्चन है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन दिया है AgCl, फिर ऑप्शन में है लेड नाइट्रेट, फिर ऑप्शन में है FeSO4 और डी ऑप्शन है CaCO3। तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपको इसमें याद रखना है कि ब्लैक एंड व्हाइट को हिंदी में लिखता है श्वेत श्याम। हिंदी में क्या लिखेगा, श्वेत श्याम फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते समय जो रसायन हम प्रयोग करते हैं, वास्तव में AgCl2 का यूज किया जाता है। कौन सा रसायन का प्रयोग कर रहे हैं भाऊ, AgCl2 का उपयोग कर रहे हैं। फिर देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। ऑप्शन में है पीला रंग, फिर है नारंगी, फिर है भूरा लाल रंग, और लास्ट ऑप्शन दिया है नीला। तो देखिएगा, ये हल्दी जो है यह नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक सूचक है। और हल्दी में जब हम बेस मिलाते हैं तो उस समय हमको भूरा लाल रंग, ब्राउन रेड, कौन सा कलर हो, ब्राउन रेड कलर प्राप्त होता है। हल्दी में जब कभी कोई बेस मिलाया जाएगा तो उस समय कौन सा रंग मिलेगा, ब्राउन रेड कलर हमको मिलेगा।
चौथा क्वेश्चन है वो, निम्न में से कौन सी धातु, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर भी अभिक्रिया कर लेती है, सामान्य ताप पर भी अभिक्रिया कर लेती है। ऑप्शन में है आयरन, जिंक, सोडियम और लास्ट में ऑप्शन दिया है कॉपर। तो ध्यान दीजिएगा, जल के साथ क्रिया तो अधिकांश धातुएं करती हैं, लेकिन उसमें से अनेक धातुएं ऐसी हैं जिनकी क्रियाशीलता कम है, तो वह गर्म जल से क्रिया करती हैं। कुछ जो है वो भाप से क्रिया करती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण यह ठंडे जल से भी क्रिया करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन में देखिए, यह धातु है, जिंक है, कॉपर है, ये सब क्रिया करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में एक विशेष चीज ऐड किया गया है कि सामान्य तापमान पर, और सामान्य तापमान पर ये क्रिया नहीं करेंगे। सामान्य तापमान पर जो अधिक क्रियाशील धातु हमारा सोडियम है वह क्रिया करेगा। कम क्रियाशील होते हैं तो वो भाप के साथ, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होंगे तो वो गर्म जल के साथ, और अत्यधिक क्रियाशील सोडियम और पोटेशियम जो हैं वो ठंडे जल से भी क्रिया कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा चौथा है। फिर पांचवा क्वेश्चन है वो, देखिएगा पांचवा क्वेश्चन दिया है कि पायराइट अयस्क को वायु में गर्म करके सल्फर को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन क्या है वो, हमारे पास पायराइट ओर है और पायराइट ओर को वायु की उपस्थिति में गर्म करना है और गर्म करके उसमें से सल्फर को अलग करना है। तो पायराइट अयस्क को गर्म करके सल्फर को अलग करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, पहला ऑप्शन है निस्तापन, फिर है भर्जन, फिर है प्रगलन, और डी ऑप्शन है बेसेमरीकरण। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमसे यह कहे कि किसी ओर से सल्फर को हटाना है, तो सल्फर को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में हम सल्फाइड ओर को गर्म करते हैं तो वो अलग हो जाता है, और सल्फाइड ओर को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की जो प्रक्रिया है उसको भर्जन कहा जाता है। भर्जन की परिभाषा याद रखेंगे वो, कि भर्जन मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों पर ही किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, उसमें से सल्फर अलग हो जाता है, धातु हमें ऑक्साइड के रूप में मिल जाते हैं। अगर निस्तापन पूछा जाए कि निस्तापन क्या है, तो निस्तापन मुख्य रूप से कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है। कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड अयस्क में बदलते हैं और वह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। फिलहाल में
यहाँ पर वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। सल्फर को अलग करने के लिए प्रक्रिया कौन सी होगी? भर्जन। अंग्रेजी में इसको बाबू रोस्टिंग कहा गया है और इसको कैल्सिनेशन कहा गया है। 6वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस यौगिक में किस यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है? कीटोनिक समूह उपस्थित है। ऑप्शन में है CH3COOH, बी ऑप्शन है CH3COCH3, सी ऑप्शन है वो HCOOH और डी ऑप्शन है हमारे पास CH3CH2OH। ये 4 ऑप्शन है और इन ऑप्शन में हमसे पूछ रहा है कि कीटोनिक ग्रुप इसमें कहाँ है। तो देखिएगा, कीटोनिक ग्रुप कहते किसको हैं? जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो और इसकी दोनों वैलेंसी अगर एल्किल से सेटिस्फाइड हैं तो वह जो कंपाउंड होता है वह कंपाउंड कीटोनिक ग्रुप का कंपाउंड है। यहाँ पर हमारे पास CH3 एक एल्किल है, CH3 भी एल्किल है, बीच में CO है, तो ये जो हमारे पास कंपाउंड होगा ये कीटोनिक ग्रुप का कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ देखिएगा CH3COOH के केस में क्या हो रहा है, कार्बोनिल ग्रुप तो है लेकिन कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी एल्किल से, दूसरा वैलेंसी OH से सेटिस्फाइड हो रहा है और ऐसे केस में यह कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल है, ये भी कार्बोक्सिलिक है और ये हमारे पास एल्कोहल है। तो कीटोनिक वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास? बी वाला ऑप्शन सही है बाबू। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है कि अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से प्राप्त यौगिक होता है। पहला लिखा है एसिड, फिर लिख रहा है एल्डिहाइड, फिर सी ऑप्शन है एमीन और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। समझिएगा क्या कहा जा रहा है कि अल्कोहल है, अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराया जा रहा है। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है अल्कोहल से हाइड्रोजन का बाहर निकलना। अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराया जा रहा है। तो देखिएगा एक मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं, ये हमारे पास अल्कोहल है C2H5OH और अगर हम इसमें से विहाइड्रोजनीकरण करा रहे हैं इसका मतलब है कि H2 बाहर कर रहे हैं और H2 अगर बाहर हो रहा है तो उस स्थिति में थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। यह CH3CH और एक O बच रहा है जो डबल बॉन्ड से फॉर्म हो जाएगा और इस स्थिति में कीटोनिक ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है जिसका एक वैलेंसी एल्किल से, दूसरा वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। मतलब ये जो कंपाउंड है ये एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड में भी ये एसिटल्डिहाइड, अगर इसका आप नाम लिख रहे हैं IUPAC में तो इथेनॉल लिख देंगे। तो हम ये बताएंगे कि अल्कोहल का जब भी विहाइड्रोजनीकरण कराया जाएगा हमें कौन सा कंपाउंड मिलेगा बाबू? एल्डिहाइड मिलेगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। ये केमिस्ट्री का पोर्शन था, इसके बाद बायो का पोर्शन हम देख ले रहे हैं। क्वेश्चन है 8वां नंबर कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। अमोनिया को यूरिया में
परिवर्तित करता है। कौन सा ऐसा आर्गन है जो हमारे शरीर में जो अमोनिया फॉर्म होता है उस अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ऑप्शन है बाबू लीवर, पैनक्रियाज, और इसके बाद से स्टमक है और फिर किडनी है। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास कि कौन सा आर्गन है जो अमोनिया को यूरिया में बदलता है। तो देखिएगा ये जो लीवर है, इस लीवर का काम है अमोनिया को यूरिया में बदलने का। एक साइकिल होता है लीवर में, ऑर्निथिन साइकिल, और उसी में जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। अमोनिया का यूरिया में जो कन्वर्जन है वो किस आर्गन में हो रहा है? लीवर में हो रहा है, याद कर लीजिएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है और यूरिया के उत्सर्जन में किडनी सहायक है, लेकिन किडनी के साथ साथ हमारा लीवर जो है वह क्या करता है? अधिक टॉक्सिक, अधिक विषैला जो अमोनिया है उस अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का काम करता है। अमोनिया अधिक विषाक्त होता है, अधिक ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम लीवर का होता है। याद रखेंगे ये चीज़ हमेशा से। अगला क्वेश्चन है बाबू कि पैनक्रियाटिक जूस किसके पाचन में सहायक है? ये जो पैनक्रियाटिक जूस है यह किसका पाचन कराता है? ऑप्शन में है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और इनमें से सभी। आसान सा क्वेश्चन है कि पैनक्रियाटिक जूस किसका पाचन कराता है। तो पैनक्रियाटिक जूस देखिए बाबू कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन कराता है, प्रोटीन का और फैट का, सबका पाचन कराता है। ऑप्शन कौन सा सही करेंगे? इनमें से सभी। देखिएगा पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम है वह है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। यह जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है यह कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराता है, ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन का डाइजेशन कराता है, और जो लाइपेज है वो फैट का डाइजेशन कराता है। और इस तरह से पैनक्रियाटिक जूस में जो तीनों एंजाइम प्रेजेंट हैं, यह तीनों एंजाइम हमारे फूड के मैक्सिमम डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन सा विटामिन केवल जल में घुलनशील है? निम्न में से कौन सा विटामिन केवल जल में घुलनशील है? ये क्वेश्चन है वो। विटामिन ए, बी, सी, विटामिन डी। देखिए इसमें 2 ऑप्शन हम नहीं देना चाह रहे हैं, केवल विटामिन बी को रखिए, ई रख दे रहे हैं यहाँ पे। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं ऑप्शन में सी भी लिखा था लेकिन मैं सी मिटाया हूं। देखिएगा कह रहा है कि विटामिन हो केवल जल में घुलता हो। तो आपको पढ़ाया गया है बाबू कि विटामिन जो है यह मुख्य रूप से 2 तरह के, एक है जल में विलय और दूसरा है वसा में विलय। वसा में विलय अंग्रेजी में इसको बोलेंगे वाटर सॉल्युबल, और ये है फैट सॉल्युबल। तो जल में विलय विटामिन कौन कौन से हैं इसको याद रखने का एक तरीका है बिसलेरी।
पानी का एक ब्रांड है बिसलेरी, और बिसलेरी शब्द में आप देखेंगे तो बी और सी हमें छुपा हुआ मिलेगा। बिसलेरी में बी और सी सब छुपा हुआ हमको मिल रहा है, जिस आधार पर हम ये याद रखते हैं कि जो विटामिन बी और विटामिन सी हैं ये जल में घुलनशील हैं, और इसके बाद ए डी ई के, विटामिन ए डी ई और के, यह जो विटामिन है यह फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में हमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बी वाला, कि विटामिन बी जो है वह केवल जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन ए, ई और डी यह तीनों हमारे वसा में मिले हैं। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है, ताप नियंत्रित करता है। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारे शरीर में टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है, वो ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर है डाइंसिफेलान, फिर है हाइपोथैलेमस, फिर अभी चौथा ऑप्शन देने का कोई मतलब बन नहीं रहा। यहाँ पे देखिएगा हमारे शरीर में कौन सा ऐसा भाग है ब्रेन का जो हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करता है, तो टेम्परेचर रेगुलेट करने में ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है वह रेस्पॉन्सिबल होता है, याद रखिएगा। हाइपोथैलेमस भूख प्यास को नियंत्रित करता है, उसके साथ साथ हमारे शरीर का टेम्परेचर जो रेगुलेट करने का काम है वो भी हाइपोथैलेमस का होता है। ठीक है, पिट्यूटरी के बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा गया है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में कि कौन सा ग्लैंड है जो मिक्स्ड ग्लैंड है। ऑप्शन दिया है एड्रीनल, थाइमस, पैनक्रियाज, और डी ऑप्शन में टेस्टिस को लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी मिक्स्ड ग्लैंड की बात आए तो हमारे शरीर में एक ही ग्लैंड है जो मिक्स्ड ग्लैंड का काम करती है, और वह पैनक्रियाज है। कौन है वो, पैनक्रियाज। एक क्वेश्चन बनता है कि पैनक्रियाज का कौन सा भाग एंडोक्राइन है, तो पैनक्रियाज में एक हिस्सा है वो इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पैनक्रियाज का अंतःस्रावी भाग जो है वह है लैंगरहैंस की कुपिकाएं चाहे द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो हैं यह एंडोक्राइन पार्ट है, और इसके बाद अदर पार्ट जो है उससे रिलीज होता है पैनक्रियाटिक जूस, और इसलेट ऑफ लैंगर जो है इसमें बीटा सेल, अल्फा सेल और डेल्टा सेल प्रेजेंट है। बीटा सेल, अल्फा सेल और डेल्टा सेल। ये जो बीटा सेल है, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करता है, और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज होता है। याद रखिएगा एक ही ग्लैंड जो हार्मोन भी रिलीज कर रहा है, यानी एंडोक्राइन नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, और जूस भी रिलीज कर रहा है, यानी एक्सोक्राइन नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब कभी एक ही ग्लैंड एंडोक्राइन के जैसा भी बिहेव करेगा, एक्सोक्राइन के जैसा भी बिहेव करेगा,
तो उस ग्लैंड को मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और हमारे शरीर में मिश्रित ग्रंथि हमारा पैनक्रियाज है, याद रखना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाऊ। तेरह नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग फल में परिवर्तित हो जाता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन में दिया है स्टामेन, फिर स्टिग्मा, फिर ओव्यूल और फिर ओवरी। देखिए भाऊ 4 ऑप्शन है। स्टामेन का मतलब है पुंकेसर, स्टिग्मा है वर्तिकाग्र, ओव्यूल क्या है एक सेल जो उसमें प्रेजेंट है वो, और ओवरी का मतलब है अंडाशय। तो आपको पढ़ाया गया है कि फल का परिभाषा ही है कि मैच्योर ओवरी इज नोन एज फ्रूट, परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं। तो फल जो बना है वो किस भाग से बना है? ओवरी वाले पोर्शन से बना है। अंडाशय जब विकसित होता है तो वही अंडाशय फल का रूप ले लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाऊ 14 नंबर क्वेश्चन। पतझड़ से संबंधित हार्मोन है, पतझड़ से संबंधित हार्मोन है, यानी कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसका संबंध पतझड़ से है? और हार्मोन में नाम दे रहा है ऑक्सिन का, एब्सिसिक एसिड का, साइटोकाइनिन का, और एक हार्मोन लिख रहा है एथिलीन। तो देखिए पतझड़ से या फिर कोई ऐसा प्रश्न बने कि पौधों की पत्तियां झड़ें, फलों के गिरने से संबंधित कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो वह पौधों में जो एब्सेसिक अम्ल है, एब्सेसिक अम्ल वृद्धि रोधक हार्मोन है और इसी का मुख्य योगदान होता है पतझड़ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि वायु के सापेक्ष, यहां से फिजिक्स का क्वेश्चन है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 1.5, तीसरा ऑप्शन है 0.75 और डी ऑप्शन है 0.67। देखिएगा सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप डाटा पर थोड़ा सा फोकस करिए कि क्वेश्चन किस तरह का है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का AnG का मान दिया है 1.5 और हमसे पूछ रहा है GNA का मान, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो हम क्या करेंगे, GNA इक्वल टू लिख देंगे 1/AnG और यहाँ से वैल्यू भर देंगे 1/1.5, ये आएगा 0.67 के इक्वल में। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाऊ
16 नंबर, क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है रेटिना पर, बी है रेटिना से पहले, सी है रेटिना के बाद। क्वेश्चन बड़ी शानदार है, थोड़ा सा फोकस करिएगा। कह रहा है कि किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उस समय उसके आंख पर प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है। तो होता ये वो दूरदृष्टि में ये जो लेंस है, यह लेंस पतला हो जाता है, जिसके वजह से जो रेटिना है उस रेटिना पर प्रतिबिंब न बनकर वह रेटिना के बाद में जाकर कहीं मिल रहा होता है। दूरदृष्टि दोष के केस में होता क्या है, दूरदृष्टि के केस में जब कभी दूरदृष्टि दोष होता है तो या तो आई बाल सिकुड़ जाता है या नेत्र लेंस जो है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, नेत्र लेंस पतला हो जाता है, जिसके कारण जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना के पीछे जाकर बनता है। अगर यही निकट दृष्टि दोष का पूछा होता बाबू, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आई बाल बड़ा हो जाता है या फिर लेंस मोटा हो जाता है, जिसके वजह से प्रकाश किरणें रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं। तो दोनों केस में याद रखेंगे, दूरदृष्टि का पूछ रहा होगा तो रेटिना के बाद बनेगा प्रतिबिंब, अगर निकट दृष्टि दोष पूछता तो रेटिना से पहले बनता। फिलहाल में रेटिना के बाद हमारा सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है वो kWh माने किलोवाट आवर किस भौतिक राशि का मात्रक है। किस भौतिक राशि का मात्रक है। ऑप्शन में दिया है शक्ति का मतलब पावर का, फिर दे रहा है ऊर्जा का एनर्जी का, फिर है करंट का, और फिर है पोटेंशियल डिफरेंस का, विभवांतर का। तो हम जानते हैं कि kWh जो है वह ऊर्जा का मात्रक है। यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने में यूज किया जाता है, घरेलू उपयोग में इसका सबसे अधिक महत्व है। 18वां क्वेश्चन है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। बड़ी आसान सवाल है, कभी कभी बोर्ड में आसान सवाल भी आते हैं, इसलिए इस तरह के सवाल इसमें ऐड किए जा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ऑप्शन है -9.1 गुणा 10⁻⁻31 कूलाम, बी है +9.1 गुणा 10⁻⁻31 कूलाम, सी ऑप्शन है +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, और डी ऑप्शन है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो याद रखिएगा यहाँ जो वैल्यू लिखा गया है 9.1 × 10⁻⁻31 कूलाम, ये कूलाम को अगर केजी में बदल दें तो वह द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, और वास्तव में इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम है। आपको 9 से याद कराया जाता है। अगर यही प्रोटॉन का पूछा होता कि प्रोटॉन का आवेश कितना है तो +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और 19 नंबर क्वेश्चन है
विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है। ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन है अमीटर, फिर है जनित्र, फिर है मोटर और फिर है विभवमापी। देखिएगा यहाँ कहा जा रहा है कि करंट को प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस कौन है। तो आप जानते हैं कि करंट प्रोड्यूस करने में हम जनरेटर का यूज करते हैं, जनित्र का उपयोग करते हैं। जनित्र को अंग्रेजी में बोलना है जनरेटर। क्लियर है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का 20वां क्वेश्चन है कि एक गतिमान आवेशित कण, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, बी है केवल विद्युत क्षेत्र, सी है वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है कि एक गतिमान आवेशित कण है और वह गतिमान आवेशित कण क्या केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, या दोनों उत्पन्न करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि गतिमान आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था पेपर का। सेकेंड पार्ट होता है रिटेन वाला। रिटेन वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, उस पर आप फोकस बनाइएगा। जो समझाने वाला है वो मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी आप उसको तैयार करिए वीडियो देख के, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं आपके। क्वेश्चन है पार्ट 2 का। पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। और क्या कह दिया है ऑप्शन में, प्रोपेनॉल ना प्रोपेन 2ऑल, दूसरा नाम दिया है वो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तीसरा ऑप्शन में दिया है 1,3 ब्यूटाडाइइन, और चौथा ऑप्शन दिया है ब्यूटेनॉन 2, ब्यूटेनॉन 2। ये 4 क्वेश्चन आपको दे रहा है कि चारों क्वेश्चंस में सबका संरचना सूत्र लिखना है हमें। तो देखिएगा, वो प्रोपेन 2ऑल लिखने का मतलब है कि 3 कार्बन होगा। प्रोपेन सब प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, और दूसरे कार्बन पर एल्कोहलिक ग्रुप OH जोड़ दीजिए। ये संरचना आपका हो गया पहला कंप्लीट। दूसरा है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो क्लियर है कि प्रोपेनोइक एसिड है तो 3 कार्बन वाला ग्रुप बना लीजिए प्रोपेनोइक एसिड का। उसके बाद से 2 हाइड्रोक्सी का मतलब है कि दूसरे पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है। ये हो गया हमारा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीसरा है 1,3 ब्यूटाडाइन। ब्यूटा शब्द का मतलब है कि 4 कार्बन रखिए, और पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन, पहला दूसरा तीसरे कार्बन पे 2 ठो डाइइन का मतलब है कि 2 ठो डबल बॉन्ड इसमें कनेक्टेड है। ये संरचना हमारा हो गया 1,3 ब्यूटाडाइइन का मतलब है कि 2 ठो डबल बॉन्ड।
फिर ब्यूटेन ऑन 2 का मतलब है 4 कार्बन रख लीजिए और दूसरे कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप रख लीजिए और उसके बाद हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लीजिए। यह संरचना जो है यह चौथे के लिए संरचना बन गई। और इस तरह से आप 4 नंबर का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। फिर देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, निम्न समीकरण संतुलित कीजिए। निम्न समीकरण संतुलित कीजिए। पहला समीकरण है C2H5OH प्लस Na, प्रोडक्ट बन रहा है C2H5ONa प्लस H2। दूसरा है CH3COOH प्लस C2H5OH H2SO4 का प्रेजेंस है और ये खाली जगह भरना है इसमें। तीसरा ऑप्शन दिया है वो, ये एल्कीन बनाया है और इसमें हाइड्रोजन का योग कराना है, खाली जगह छोड़ दिया है, निकिल का प्रेजेंस है। और डी ऑप्शन में दिया है कि CH3COOH का रिएक्शन है Na2CO3 के साथ, प्रोडक्ट भी बना दिया है CH3COONa प्लस CO2 प्लस H2O। ये देखिएगा बैलेंस करना है, सिंपल है। यहाँ हाइड्रोजन हमारे पास एक दिख रहा है, C2H5 तो यहाँ है, लेकिन उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन एक है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा लीजिए, यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा, सोडियम 2 हो जाएगा, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे ये जो रिएक्शन है एस्टरीकरण अभिक्रिया है बाबू, कि एस्टिक एसिड का रिएक्शन कराया जा रहा है अल्कोहल से, तो ये H इस OH से मिलकर क्या बना लेगा H2O। उसके बाद जो बच रहा है उसी को लिख दीजिए, क्या बचेगा CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट। ये रिएक्शन हमारा हो गया। यहाँ पर देखिएगा ये हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है, इसमें हाइड्रोजन का योग कराया गया है, तो ये बांड टूट जाएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पहले ही से था, एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और ये एल्केन का निर्माण हो जाएगा। यह इक्वेशन हमारा लग रहा है कि ऑलरेडी बैलेंस ही है ना, सोडियम यहाँ 2 है, सॉरी 1 है, सोडियम बैलेंस, ऐसा करेंगे H2 1 O, बैलेंस हो गया इक्वेशन हमारा ये। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है कि क्या होता है जब, क्या होता है जब, में पहला क्वेश्चन दे रहा है मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। और दूसरा चीज दिया है कि एथेनोइक एसिड NaHCO3 से अभिक्रिया करता है। देखिएगा मेथेन का क्रिया अगर आप करा रहे हैं क्लोरीन से, तो मेथेन का फॉर्मूला है CH4, क्लोरीन होता है Cl2 के रूप में। यहाँ डीम सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा लिया जाए। देखिए बाबू, एक H एक Cl से जुड़ के HCl बनाता है और उस समय जो प्लेस खाली होगा उस खाली प्लेस पर ये क्लोरीन जो बचा हुआ है वो जाके जुड़ जाएगा। यही रिएक्शन आप चाहें फिर से रिपीट कर सकते हैं, फिर से आप Cl2 का योग करा सकते हैं, इसमें डीम सनलाइट दिखा सकते हैं, फिर एक H एक Cl से जुड़ के HCl बनाएगा और ये प्रोडक्ट बनता रहेगा। इस तरह का कुछ रिएक्शन होता रहेगा। आप चाहें तो एक ही स्टेप में चारों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वहाँ क्लोरीन ऐड कर दीजिए।
तो हम ये कहेंगे कि जब कभी मीथेन क्लोरीन से क्रिया करता है तो उस समय उसका प्रतिस्थापन होता है और हेलो एल्केन का निर्माण होता है। क्लियर है। दूसरा रिएक्शन इसमें जो है कि एथेनोइक एसिड का रिएक्शन कराया जाए किसके साथ, NaHCO3 के साथ। तो वो वाला देखिएगा, एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है वो CH3COOH और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं NaHCO3 से। तो एसिड का रिएक्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट से। ये देखिएगा एसिड का ये H और एक O मिलके H2O, फिर यहाँ बचेगा क्या चीज़, CO2। इसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, CH3COO, सोडियम एसीटेट बनेगा। ऐसा कुछ होगा रिएक्शन हमारा। फिर आगे देखिएगा, अगला रिएक्शन है केमिस्ट्री का चौथा क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट का, कि निम्न अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला चीज दिया है समजात श्रेणी, समजातीय श्रेणी। दूसरा है साबुनीकरण और तीसरा है समावयवता। देखिए तीनों हेडिंग बड़ी शानदार है। सजातीय श्रेणी क्या है, वह श्रेणी जिसमें सभी यौगिकों का जो अणुसूत्र है वह एक ही सामान्य सूत्र पर आधारित हो और उनके अणुभार का बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए। तो अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में समान समान सूत्र के यौगिकों को व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी का एक एग्जाम्पल मैं लिख दूं, एल्केन ग्रुप का मेंबर लाइन से CH4 C2H6 C3 H8 C4 H10 ऐसे करके अगर बनाया जाए तो यह जो श्रेणी हमको मिलेगी यह श्रेणी समजातीय श्रेणी है। इसमें जो पहला मेंबर है, आप इसका अगर मास लिखेंगे वो तो 16 यूनिट, इसका लिखेंगे 30 यूनिट, बाद में 24 और 30, इसका लिखेंगे 44 यूनिट, इसका लिखेंगे 58 यूनिट। ऐसे ही बढ़ता हुआ क्रम है। आप देखेंगे कि हर सक्सेसिव सीरीज में मास में 14 यूनिट का अंतर आएगा। वो 16 से 30 में 14 यूनिट का अंतर है, 30 से 44 में 14 यूनिट का अंतर है, 44 से 58 में 14 यूनिट का अंतर है। और हर बार फॉर्मूले में अगर आप देखें तो फॉर्मूले में CH2 का अंतर आएगा। सजातीय श्रेणी की यह विशेषता है कि सजातीय श्रेणी के जितने यौगिक होते हैं वह सभी यौगिक एक ही सामान्य सूत्र पर व्यवस्थित होते हैं और उन यौगिकों में एक यौगिक से दूसरे यौगिक के बीच का गैप द्रव्यमान में 14 यूनिट का गैप होगा और उनके सूत्र में CH2 का गैप होगा। ठीक है। इसके बाद दो और रिएक्शन है। साबुनीकरण क्या है, मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा सोप एंड डिटर्जेंट का, आप उसमें देख के इसको क्लियर कर लीजिएगा। मैं समझा दे रहा हूं साबुनीकरण क्या है। वसा या तेल की क्रिया, वसा या तेल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराकर साबुन प्राप्त करने की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसी रासायनिक अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहा गया। साबुनीकरण अभिक्रिया का आप कहेंगे तो मैं इक्वेशन लिख दूंगा, लिख भी दे रहा हूं। यह ट्राइग्लिसराइड फैट या ऑयल है और इसका रिएक्शन 3NaOH से कराया जाता है। प्रोडक्ट बनता है 3C17H35COO प्लस ग्लिसरॉल बन जाता है वो। और यही जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को साबुनीकरण कहा गया है। ये मैं समझाऊंगा बाद में रिएक्शन कैसे हो रहा है। फिलहाल में ये समझिए कि साबुन बनाने वाला जो अभिक्रिया है
जिसमें वसा या तेल का क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, वही रासायनिक अभिक्रिया साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक इसमें प्रश्न रह रहा है हमारा, समावयवता क्या है? तो देखिएगा समावयवता क्या है। ऐसे यौगिक जिनका रासायनिक सूत्र समान हो, ऐसे यौगिक जिनका रासायनिक सूत्र समान हो और उनकी संरचना भिन्न भिन्न हो। ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ऐसे कंपाउंड आइसोमर कहलाते हैं और ये जो घटना है इस घटना को समावयवता कहा गया है। जैसे मैं एग्जांपल में लिख रहा हूँ, देखिएगा अगर C5H12 लिखा जाए तो C5H12 का 3 तरह का संरचना, एक सीधा सीधा 5 कार्बन रख दीजिए और फिर हाइड्रोजन से जोड़ लीजिए। या देखिए आप C5H12 का एक संरचना है जिसको हम N पेंटेन नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। इसके बाद 4 कार्बन ऐसे हो और इसमें से एक ब्रांच निकला हो। आप इसमें भी काउंट करेंगे तो कार्बन 5 मिलेगा और हाइड्रोजन आपको 12 ही मिलेंगे, लेकिन इस समय इसका नाम 2-मेथिल ब्यूटेन है, 2-मेथिल ब्यूटेन। और फिर एक संरचना मैं बना दे रहा हूं, यह भी संरचना आप देखेंगे तो कार्बन इसमें आपको 5 मिलेंगे और हाइड्रोजन आपको 12 मिलेगा, लेकिन इसका नाम 2,2-डाईमेथिल प्रोपेन है। तो यह 3 कंपाउंड, तीनों का फॉर्मूला तो सेम है लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इस तरह की घटना जहां फॉर्मूला सेम आए और स्ट्रक्चर डिफरेंट आए, उसी घटना को समावयवता कहा गया है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है बायो का। तो बायो के क्वेश्चन में बहुत विशेष तो समझाना होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, आप उस पर फोकस कर लीजिएगा उन क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है बायो का, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन। बाबू हमारे पाचन तंत्र का, बायो का क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन होगा ये बायो का। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि रक्त दोहरा परिसंचरण, रक्त परिसंचरण नहीं, दोहरा परिसंचरण समझाइए। फिर क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र, सचित्र वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन है वो मस्तिष्क के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। मस्तिष्क के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। फिर एक क्वेश्चन है प्लांट हार्मोन पर टिप्पणी लिखिए। प्लांट हार्मोन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए इतना क्वेश्चन आप हर हाल में तैयार कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल किसी ना किसी साल पूछे गए परीक्षाओं में। पाचन तंत्र से मैं एक वीडियो बनाया, सबसे पहला वीडियो मेरा पाचन तंत्र का ही, सबसे अधिक उस पर व्यूज हैं, काफी मुझे खुशी होता है उसको देखता हूं। तो पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कई साल परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप उसके लिए जरूर वीडियो को देख लीजिए कि आपका पाचन तंत्र वाला जो टॉपिक है हर हाल में कंप्लीट हो जाए, वहां से कहीं से कोई क्वेश्चन आए आपको तकलीफ ना हो। दूसरा चीज, दोहरा परिसंचरण। हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण कैसे हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए रक्त को 2 बार हृदय से होकर गुजरना पड़ता है, और यही जो व्यवस्था है इसको दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन कहा गया है। फिर देखिएगा मादा जनन तंत्र, वीडियो इसका अवेलेबल है, जीव जनन कैसे करते हैं उस लेसन में, आप इस चीज को देखिए, पढ़िए, समझ लीजिए वहां से। फिर मस्तिष्क का विभिन्न भाग का कार्य समझना है, उसके लिए मैं वीडियो पहले से ऑलरेडी बना चुका हूं, फिर इस समय चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। और प्लांट हार्मोन का भी वीडियो है, आप इस क्वेश्चन को देखकर तैयार करना चाहते हैं वीडियो को देखिए। फिर फिजिक्स का क्वेश्चन है बाबू कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है।
प्रकाश का अपवर्तन क्या है, और उसके बाद से स्नेल का नियम बताइए। प्रकाश का परावर्तन आपको एक्सप्लेन करना है और उसके बाद से स्नेल के नियम की चर्चा करनी है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है इसका ओम का नियम। ओम का नियम बताइए। अगला क्वेश्चन है समांतर व श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र निगमन कीजिए। ये आप कर लीजिए। और एक और क्वेश्चन है फिजिक्स से संबंधित, आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन है कि एक मोमबत्ती है, यहाँ कैंडल है बाबू, ये कैंडल है और यहाँ एक स्क्रीन है। क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, कैंडल है, स्क्रीन है, कैंडल और स्क्रीन के बीच में कह रहा है कि दूरी कितना है। कैंडल और स्क्रीन के बीच की दूरी है 90 सेंटीमीटर है, वो 90 सेंटीमीटर कैंडल और स्क्रीन के बीच की दूरी है। कहा जा रहा है कि इसके बीच में एक उत्तल लेंस रखिए, और उस उत्तल लेंस को आप कहाँ रखेंगे, कितने डिस्टेंस पर रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब पर्दे पर बने, वास्तविक और छोटा बने। क्वेश्चन है कि लैंप और पर्दे के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस को बीच में कहाँ रखा जाए कि इस लैंप का प्रतिबिंब पर्दे पर वास्तविक बने और छोटा प्रतिबिंब बने। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को x मान लेंगे। ये दूरी कितना हो जाएगा 90 माइनस x, या u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। और इसके बाद आप कैलकुलेशन करिए और इसको कमेंट में आप बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा जो आपके मॉडल पेपर से संबंधित होगा। मैं ये भी प्रयास में हूँ कि आपके ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मैं अन्य टीचरों से उपलब्ध करा पाऊँ, और जब भी मुझे उपलब्ध हो रहा है मैं आपके सामने पेश होऊंगा फिर से नए मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद।